ये दोनों बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि वे कई बार एक दूसरे से मिल चुके थे, एक दूसरे के नज़दीक आए हुए थे, लेकिन नज़दीकियों की एक लकीर हर बार उनके कदम रोक लेती थी। वे सिर्फ एक दूसरे को किस कर चुके थे, लेकिन आज उनकी खूबसूरत रात थी जिसमें उनके सामने कोई पर्दा नहीं रहना था, कोई झिझक, कोई रुकावट नहीं। बस धड़कनों की बेकरारी आहट थी जो उन्हें एक दूसरे की ओर खींचे जा रही थी। अपनी पत्नी की तारीफ करते-करते पवन उसे बेकाबू कर चुका था और चंदा की पलकों में उतरती लाज के पीछे छुपी चाहत साफ दिखाई दे रही थी। वह भी पवन को बेहद पसंद करती। बरसों से अपने सपनों में उसी का नाम सजाती आई थी। उन दोनों ने सातों जन्म निभाने की कसम खाई और अब उनका पहला जन्म सच में शुरू हो चुका था, जैसे वक्त खुद ठहर कर इस मिलन का गवाह बनना चाहता हो। वे दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे, हर शब्द दूसरे के दिल में उतरकर आग और भी गहरी कर देता था। एक दूसरे के बेहद करीब थे, इतना करीब के फासले का नाम मिट चुका था। एक दूसरे की सांस एक दूसरे के अंदर जा रही थी। गरम, बेकाबू, उलझी हुई जैसे रूहें रास्ता ढूंढ रही हो। पवन चंदा की ज्वेलरी उतारते हुए उसके कपड़े तक आ पहुंचा था और चंदा खुद उसकी मदद कर रही थी, जैसे इंतजार की सारी रातें आज उसके हाथों में पिघल जाना चाहती हो। वह अपने लहंगे की डोरी को खुद ही खोल चुकी थी, पर दिल की धड़कनें अभी भी किसी अनजाने डर और मीठे सस्पेंस से कांप रही थी। बस पवन उसे धीरे-धीरे सरकाते उतार चुका था। हर हरकत में ठहराव, हर ठहराव में एक नई बेचैनी। उसके बाद उसके ब्लाउज की जिप खोलते हुए वो उसकी धड़कनों में समा गया था, जैसे दोनों के बीच अब कोई अलग अस्तित्व बचा ही ना हो। चंदा बेहद तेज सिसकियां ले रही थी और आहें भर रही थी। उसकी उंगलियां पवन के कंधों पर धंसती जा रही थी, मानो वह इस पल को छूने से रोक लेना चाहती हो। चंदा को बिस्तर पर सुलाते हुए, उसे पूरा चूमते हुए उसे बेकाबू कर चुका था, लेकिन उस बेकाबू होने में भी एक गहरा अपनापन था, एक विश्वास जो रात को और भी रहस्यमयी बना रहा था। चंदा बड़ी तेज अपने जिस्म में वाइब्रेट महसूस कर रही थी, जैसे भीतर कोई बंद दरवाजा खोलने के हो, और आहें और सिसकियों से पूरा कमरा गूंज रहा था, जबकि बाहर की खामोशी इस बात का इंतजार कर रही थी कि अगला पल उन्हें किस अनजानी गहराई में ले जाएगा, जहां से लौट कर पहले जैसे कभी नहीं रह पाएंगे, और पवन ऐसी दुनिया में चला जाएगा जहां से लौट कर आज तक कोई नहीं आया। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब चंदा के साथ गोविंद की शादी हुई थी। गोविंद की जिंदगी उस दिन टूट गई थी जब उसकी पत्नी उसे धोखा देकर चली गई और उसकी गोद में सिर्फ 2 साल का मासूम बच्चा रह गया, जिसे हर पल माँ की ममता की जरूरत थी। उसी मजबूरी और समाज के दबाव में गोविंद ने गौरी से शादी का फैसला किया। गौरी बाहर से शांत और सहमी हुई लगती थी, लेकिन उसके दिल के भीतर एक और ही दुनिया बसती थी। एक ऐसी दुनिया जहां कॉलेज के दिनों में शुरू हुई उसकी सच्ची मोहब्बत सांस ले रही थी। गौरी की मुलाकात आदित्य से कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी, जहां किताबों के बीच पहली बार उनकी नजरें टकराई, और वहीं नजरें धीरे धीरे दिल का रास्ता बन गई। बारिश में भीगते हुए कैंपस के रास्तों पर चलना, शाम को चाय के कप के साथ सपने बुनना, और चुपचाप एक दूसरे की हथेलियों में अपनी उंगलियां समेट लेना, यही उनके रोमांटिक पलों की शुरुआत थी। आदित्य गौरी को सिर्फ देखता ही नहीं बल्कि समझता था। उसकी खामोशी भी पढ़ लेता था और उसकी आंखों में छिपे डर को भी महसूस कर लेता था। एक रात कॉलेज की छत पर तारों के नीचे आदित्य ने गौरी से कहा था कि चाहे हालात जैसे भी हों, वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसी पल गौरी ने महसूस किया कि ये रिश्ता किसी समझौते का नहीं बल्कि आत्मा का है। लेकिन जिंदगी ने उनके रास्ते आसान नहीं रखे। परिवार की जिम्मेदारियां और समाज का डर गौरी को गोविंद की ओर खींच लिया, जहां उससे एक मां बनने की उम्मीद की जा रही थी, ना कि एक प्रेमिका बनने की। शादी के दिन जैसे जैसे समय पास आ रहा था, गौरी का दिल बोझिल होता जा रहा था। उसके भीतर एक सवाल लगातार गूंज रहा था, क्या वह पूरी जिंदगी किसी दर्द की भरपाई बनकर जी पाएगी? क्या वो उस बच्चे को माँ का प्यार दे पाएगी, जबकि उसका दिल किसी और के नाम से धड़कता है? उसी अधेड़ बुन में गौरी ने आखिरी बार आदित्य से मुलाकात की। आंखों में आंसू थे और दिल में डर, लेकिन आदित्य का हाथ थामते ही उसे हिम्मत मिल गई और वह उसी पल गोविंद को छोड़कर चली गई। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन सच्चा था। नई जिंदगी में गौरी और आदित्य को बहुत संघर्ष करना पड़ा। छोटा सा कमरा, सीमित पैसे और समाज की नजरों के बीच उनका प्यार जो रोज इम्तिहान ले रहा था। उसी बीच गौरी माँ बनने वाली थी और ये खबर उनके लिए खुशी भी थी और चुनौती भी।
कई रातें भूखे पेट गुजरी, कई बार अपमान सहना पड़ा, लेकिन आदित्य हर मुश्किल में गौरी के साथ खड़ा रहा। वो कहता था कि उनका बच्चा उनके प्यार की सबसे बड़ी जीत होगी। यही वो राज था जिसकी वजह से गौरी ने गोविंद को छोड़ा। गोविंद बुरा इंसान नहीं था, लेकिन वह गौरी से प्रेम नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी चाहता था। जबकि गौरी किसी की जरूरत नहीं बल्कि किसी की मोहब्बत बनना चाहती थी। उसने मुश्किल रास्ता चुना, लेकिन वह रास्ता झूठ से नहीं बल्कि सच्चे प्यार से बना था। और उसी सच्चे प्यार ने उसे हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत दी। बारात दरवाजे पर खड़ी थी, उसी पल गौरी आदित्य के साथ भाग चुकी थी। घर में ऐसा सन्नाटा शोक छा गया मानो किसी ने एक साथ कई चिराग बुझा दिए हों। अभी 3 महीने पहले ही तो गौरी के भाई पवन की मृत्यु हुई थी और आज उसी घर की बेटी भी उस आंगन को छोड़कर चली गई थी। माँ के दिल पर यह दोहरा घात था। एक ओर बेटे की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी, दूसरी ओर बेटी की विदाई बदनामी के साथ हो गई थी। बिरादरी और इज्जत का बोझ माँ की सांसों पर भारी पड़ने लगा तो उसने अपनी विधवा बहू चंदा की शादी गोविंद से कराने का कठोर निर्णय ले लिया। गोविंद भी इस विवाह के लिए असामान्य रूप से जोर देने लगा। उसके मन में अचानक क्या आया, ये उसकी माँ भी नहीं समझ पाई। पर यह उतावलापन किसी गहरे राज से जुड़ा था, जिसे वह किसी को बताना भी नहीं चाहता था। मजबूरी में चंदा को यह रिश्ता स्वीकार करना पड़ा। अपने मृत पति पवन की इज्जत और सास के मान के लिए उसने वह कड़वा घूंट भी पी लिया और मंडप में आकर बैठ गई। उसके लिए वो मंडप विवाह का नहीं बल्कि चिता का रूप ले चुका था, क्योंकि उसका हृदय अब भी पवन की स्मृतियों में बंधा हुआ था और हर मंत्र उसके भीतर एक नया घाव खोल रहा था। उधर गौरी और आदित्य भाग तो गए थे, लेकिन उनके पास ठहरने को छत नहीं थी। आदित्य के माता पिता ने इस विवाह को अपमान मानकर उसे घर से निकाल दिया था और आधी रात तक दोनों बिना पैसे बिना सहारे सड़कों पर भटकते रहे। कोर्ट में शादी हो चुकी थी, पर जीवन की असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। गौरी के पास बचे थोड़े से पैसे खत्म हो चुके थे और आदित्य का हाथ खाली थे, अतः सड़क किनारे गरीबों की झोपड़ी में उन्होंने रात गुजारी। और सुबह होते ही गौरी ने अपने जेवर बेचकर सबसे पहले एक छोटा सा किराए का मकान लिया। उसी दिन खाने पीने का इंतजाम भी हुआ। तीसरे दिन सामने की फैक्ट्री में आदित्य को काम मिल गया। गौरी भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करने लगी। दोनों पूरे दिन दाल पैकिंग करते, थकान से टूटे शरीर लेकर घर लौटते और बिना किसी शिकायत के एक दूसरे के पास सुकून खोज लेते। वह सुकून जो हालतों की मार से नहीं टूटता। एक रात नींद के सन्नाटे में जब गौरी की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि संघर्ष के बीच उनका प्यार कितना गहरा हो चुका है। उसने चुपचाप आदित्य को अपने पास खींच लिया, बिना शब्दों के अपना सारा भरोसा उसके सीने से लगा दिया। आदित्य ने भी उसे उसी आत्मविश्वास से समेट लिया। वह क्षण किसी शोर का नहीं बल्कि आत्माओं का मिलन का था। उसी प्यार के लिए उन्होंने अपनों से दूरी चुनी थी। गौरी जानती थी कि माँ को दुख देकर वह आई है, लेकिन यदि वह रुक जाती तो जीवन भर प्रेम से वंचित रह जाती। गोविंद और गौरी एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। सच्चाई को टालना दोनों के साथ अन्याय होता, इसलिए दोनों ने आंसुओं और संघर्षों के बीच अपने सच को चुना। रोज लड़ाइयां थी, रोज कठिनाइयां थी, लेकिन मन में संतोष था। इधर मंडप में बैठी चंदा अपने भीतर अकेले ही टूट रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में मोतियों की तरह आंसू बह रहे थे। वह अपने भाग्य से नहीं बल्कि अपने दिल से लड़ रही थी और ये पीड़ा वही जानती थी जो बिना प्रेम के विवाह की आग में जल रही थी। ये कैसी शादी थी? अब वो अपने गम से ही नहीं निकल पाई थी। आज जो कुछ उसके साथ हो गया था, वह उसी सदमे में पड़ी पड़ी अपने ससुराल पहुंच गई थी और जब यहाँ आई तो उससे भी ज्यादा बुरा हाल था। गोविंदा का 3 साल का बेटा दौड़ता हुआ अपनी माँ समझकर उसके गोद में बैठ गया था। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? वह अपनी तोतली जुबान से न जाने क्या क्या बता रहा था। उधर गोविंदा भी खड़ा खड़ा उसे निहारे जा रहा था। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। चंदा की पहली शादी उसके पसंद से हुई थी। वह अपने पति पवन को बहुत चाहती थी। पवन उनके पड़ोस में ही ट्यूशन पढ़ने आता था, जहाँ पर चंदा भी ट्यूशन पढ़ने आया करती थी और वहीं से उनकी मोहब्बत परवान चढ़ी थी और ये बात कहीं भी नहीं रुकी थी। पवन ने अपनी माँ को अपनी पसंद बता दी थी। उसकी माँ ने भी चंदा को पसंद कर लिया था और चटमंगनी पट ब्याह हो गई थी और ये दोनों बहुत ही खुश थे। और आज चंदा की सुहाग रात थी। ये दोनों बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि वह कई बार एक दूसरे से मिल भी चुके थे।
एक दूसरे के नजदीक आए थे, लेकिन कुछ हद तक नजदीकियां थी। वे सिर्फ एक दूसरे को किस कर चुके थे, लेकिन आज तो उनकी खूबसूरत रात थी जिसमें उनके सामने कोई पर्दा नहीं रहना था। अपनी पत्नी की तारीफ करते उसे काबू कर चुका था। वह भी पवन को बेहद पसंद करती थी। उन दोनों ने सातों जन्म निभाने की कसम खाई थी। अब उनका पहला जन्म शुरू हो चुका था। अब दोनों एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। एक दूसरे के बेहद करीब थे। एक दूसरे की सांसें एक दूसरे के अंदर जा रही थी। पवन चंदा के ज्वेलरी उतारते उसके कपड़ों पर आया था, जो कि चंदा ने खुद ही उसकी मदद कर दी थी। वह अपने लहंगे की डोरी को खुद ही खोल चुकी थी। बस पवन उसे धीरे धीरे सरकाते हुए उसे भी उतार चुका था। उसके बाद उसके ब्लाउज के जिप को खोलते उसकी धड़कनों में समा गया था। चंदा बेहद तेज सिसकियां ले रही थी और आहें भर रही थी। चंदा को बिस्तर पर सुलाते हुए उसे पूरा चूमते बेकाबू कर चुका था। चंदा बड़ी तेज अपने जिस्म वाइब्रेट महसूस कर रही थी और आहें और सिसकियों से पूरा कमरा गूंजा था। पवन चंदा के पीछे हाथ ले जाते हुए उसे तकिए पर सुलाते उसके ब्यूटी बोन को चूमते हुए उसे पागल कर रहा था। उसके बैली बटन तक आया था और फिर उसे अपने नीचे एडजस्ट करते हुए उसकी चीखों को तेज किया था। वो बेकाबू उछल पड़ी थी। अब उसे सहज सहज प्यार करता हुआ उसे और भी दीवाना कर चुका था। वह रात उनकी बेहद खूबसूरत गुजरी थी। उसके बाद हर रात उनकी सुहाग रात से कम नहीं होती थी। वह एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन शायद भगवान को ये मोहब्बत पसंद ना आई थी। चंदा को ऐसा घाव लगा जिससे उसकी आत्मा भी हिलकर रह गई थी। शादी के 3 महीने के बाद उसकी दुनिया ही बर्बाद हो गई थी। उसके नंद की शादी की तैयारी चल रही थी और उस दिन पवन को ड्यूटी से आते देर हो गई थी। लेकिन एक फ़ोन कॉल ने सबको हिलाकर रख दिया था। पवन का एक्सीडेंट हुआ था, मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। ये सदमा बहुत बड़ा था। उसकी नंद की शादी की तारीख भी रखी जा चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगली दुल्हन उसी को ही बनाया जाएगा। शादी की डेट को तो बढ़ा दिया गया था, लेकिन उसके पति के मरने के 3 महीने के बाद भगवान ने ऐसा जाल बिछाया कि अपनी नंद की जगह उसे दुल्हन बनना पड़ा था। और आज वह अपनी नंदोई के सेज पर आ बैठी थी, जहां पर एक बच्चा उसके सीने में चिपका उसे मामा बुला रहा था। प्लीज मम्मी प्लीज, मुझे ये शादी नहीं करनी, वो रोती हुई अपनी सास को मना कर रही थी। अभी वो 3 महीने पहले ही तो विधवा हुई थी। अब उसकी सास उसे शादी करने को कह रही थी, क्योंकि उसकी नंद घर से भाग गई थी। शादी की तैयारी करें आंटी जी। गोविंद की आवाज पर चंदा की धड़कनें बिल्कुल रुक सी गई थी। खुद को तैयार कर लो, मैं ना सुनने का आदी नहीं हूँ। गोविंद चंदा के पास झुककर बोला तो चंदा ने ना में सिर हिला दिया। जब गोविंद की सुर्ख पड़ती आंखों को देखकर वह अपनी आंखें जोर से बंद कर गई। यूं गोविंद की इज्जत बचाने के लिए चंदा की शादी उस गोविंद से कर दी गई थी, जो उसकी नंद का होने वाला पति था। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब चंदा की नंद की बारात आने वाली थी और उसे पूरे घर में ढूंढा जा रहा था। चंदा बेटा, नीचे बारात आ चुकी है। गौरी बेटा, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। परेशानी से उसकी सास कमरे में दाखिल हुई। उससे पूछ रही थी। वो हैरान बौखलाई हुई नजरों से अपनी सास को देखते रह गई थी। आंटी, मुझे पता नहीं, मुझे तो वह कहकर गई थी कि मैं पार्लर से बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी, मगर वह अभी तक वापस नहीं आई। परेशान सूरत लिए रोती हुई चंदा के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई थी। तुम क्या कर रही हो बहू? बारात सर पर आकर खड़ी हुई है और गौरी का कुछ अता पता नहीं है। कुछ करो बेटा, हमारी इज्जत का सवाल है। चंदा बेटा, उसे फोन करो, उसे बोलो वो घर जल्दी वापस आ जाए, नहीं तो 4 लोगों में हमारी कितनी बदनामी होगी। हमारी पूरी बरादरी में नाक कट जाएगी अगर गौरी टाइम पर घर पर ना पहुंच सकी तो। हम लड़के वालों को क्या जवाब देंगे? परेशान शब्दों में बोलती हुई उसकी सास बस नहीं चल रहा था कहीं से भी गौरी को पकड़कर ला खड़ा कर दे। चंदा बराबर परेशानी से अपने नाखून चबाते हुए मोबाइल फोन निकालते हुए फिर से उसे कॉल मिलाना शुरू हो चुकी थी। वह पहले भी अनगिनत बार मोबाइल पर नंबर मिला चुकी थी, मगर आगे से जवाब बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। वह बेचारी और क्या करती? ये लड़की न जाने कहाँ चली गई है। वो बेचारी जाती भी तो कहाँ जाती। बराबर आधा घंटा इंतजार करने के बाद उसकी सास लाचार सूरत लिए उसके सामने बैठी हुई थी, उसके दोनों हाथों को थामे हुए। चंदा, मैं जानती हूँ तुमसे आंचल फैलाकर एक वादा मांग रही हूँ। आज हमारी इज्जत को तार होने से बचा लो। तुम्हारी नंद हमें धोखा देकर इस घर से फरार हो चुकी है। वह भाग गई है। अब तुम्हें ही हमारे परिवार की लाज रखनी होगी। ये शादी कर लो। गंभीरता से कहती हुई उसकी सास उसके सिर पर बम फोड़ चुकी थी।
जबकि वो हैरान फटी-फटी नज़रों से अपनी सास को देखती रह गई। वो मैं भला ये शादी कैसे कर सकती थी? ये शादी उसकी नंद की थी, ना कि उसकी। वह तो उनके लाडले बेटे की बहू थी, बहू भी जो 5 महीने पहले ही ब्याही गई थी। वह इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती थी? आप क्या कह रही हैं माँ जी? ये शब्द उसके गले से फटी-फटी आवाज़ में बाहर निकल रहे थे, मगर उसकी सास उसके सामने अपने हाथ-पैर जोड़कर अपने आँचल को फैलाए उसे विनती भरे नज़रों से देखे जा रही थी। हमारी इज़्ज़त की लाज रख लो बेटा, मैं तुमसे बस यही कह सकती हूँ, मेरा बेटा मर गया है। तुमने वापस अपने माँ-बाप के घर जाने से भी मना कर दिया था। मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी रखने को भी तैयार थी, मगर अब बात हमारी इज़्ज़त पर आन पड़ी है। हमारी इज़्ज़त बचा लो। दुःख भरे शब्दों में बोलती हुई उसकी सास झुकते हुए उसके पैरों में बैठ गई और रोने लगी थी। जब वो करंट खाकर खड़ी होती हुई 2 कदम पीछे हो चुकी थी, उसका दिल ज़ोरों से धड़कते हुए बाहर आने को बेताब बैठा था। उसे ऐसी किसी भी चीज़ की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। हैरानी से बस सोचती चली जा रही थी। बेकाबू आँखों से आँसू बह निकले थे। माँ जी, मुझे मजबूर मत करो, ये शादी नहीं करनी। वह रोती हुई अपनी सास को मना कर बैठी थी। माँ जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मैं विधवा रह लूँगी। मैं अपने पति के नाम पर ही रह लूँगी, पर ये शादी कभी नहीं कर सकती। आप जाकर उन लोगों से मना कर दो। बहते आँसुओं के साथ कहती हुई वह वहाँ से जाने के लिए 2 कदम आगे बढ़ गई थी, जब अचानक दरवाज़ा खुलता हुआ देखकर वह उस तरफ देखती चली गई थी, जहाँ से एक लंबा-चौड़ा आदमी शर्ट के साथ आ खड़ा हुआ था। उसकी सुर्ख छलकती आँखों को देखते चंदा ने बेकाबू अपने कदम पीछे खींच लिए थे और अपना मुँह उस ओर मोड़ चुकी थी। ये तो गोविंद था, उसकी नंद का होने वाला पति। शादी की तैयारी करो आंटी जी। गोविंद की आवाज़ पर चंदा की धड़कनें बिल्कुल सुन्न हो गई थी। बेकाबू आंसू तेजी से आंखों से बह निकले थे, तभी कदम-कदम चलते हुए वह आदमी चंदा के नज़दीक आ गया था। खुद को तैयार कर लो, मैं इनकार सुनने का आदी बिल्कुल भी नहीं हूँ। गोविंद चंदा के करीब झुककर बोला, तो चंदा ने ना में सिर हिलाना शुरू कर दिया। गोविंद की सुर्ख पड़ती आंखें देखकर वह अपनी आंखें जोर से बंद कर गई थी। यूं गोविंद की इज्जत बचाने के लिए चंदा की शादी गोविंद से करवा दी गई, जो उसकी नंद का होने वाला पति था। शादी हो चुकी थी, शादी होने के बाद वह उसे अपने साथ अपने घर ले आया था। कुछ ही देर पहले वह चंदा से गोविंद की पत्नी बन चुकी थी। अचानक ही उसकी जिंदगी ने इतना बड़ा मोड़ लिया था। वह चकरा कर रह गई थी, जैसे अभी वह गौरी की जगह खुद उस कमरे में मौजूद थी। वह कमरा भी अपने मालिक की तरह सिर पर जैसे नाच रहा हो। यहाँ देखकर भी नहीं लग रहा था कि कहीं से नई दुल्हन के आने पर इसे तैयार किया गया हो। वह ऐसे ही था, बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था, बिल्कुल उसके मालिक की तरह। अपने होठों को चबाते हुए आगे बढ़ते हुए उसने अपने कमजोर जिस्म को बिस्तर पर पटक लिया। उँगलियाँ चबाते हुए अब वो अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचती चली जा रही थी, न जाने उस आदमी के साथ उसकी ज़िंदगी अब कैसी बीतने वाली थी। बैठी क्यों हो? आप चेंज कर लो कपड़े, चेंज करने के बाद जाकर फ्रेश हो जाओ और लेट जाओ। वो परेशान हो रहा था, तब तक मैं चेंज करके आ जाता हूँ। वो गंभीर शब्दों में उसे बिस्तर पर बैठा देखकर अपनी पैंट की पॉकेट में दोनों हाथ डालते हुए ठहरे हुए शब्दों में समझाकर चला गया था। चंदा गंभीरता से बस सामने मौजूद उस इंसान का चेहरा देखती चली जा रही थी। आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आपकी बात। अपने होठों को काटते हुए बिना समझे अंदाज में वो पूछती चली जा रही थी। उसकी बात पर गोविंद के माथे पर बल पड़ गए थे। मैंने आपसे कहा उठकर चेंज कर लो और मेरे बेटे हरि को देख लो। अब आप इस घर में आ गई हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये मत भूलिए कि गौरी से शादी करने की शर्त भी मैंने यही रखी थी। वह यहाँ मेरे बेटे की माँ बनकर आएगी। अब जब आपकी शादी मुझसे हो गई है, तो आपको मेरे बेटे की माँ होने का फर्ज भी तो निभाना पड़ेगा और मैं इसमें कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता। गंभीर शब्दों में आंखों में देखकर कहता हुआ वह ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया था। चंदा तो अपने होंठ काटते हुए रह गई थी। वह तो भूल ही चुकी थी कि शायद यही वजह थी कि गौरी यहाँ से भाग चुकी थी, क्योंकि उसे एक बच्चे के बाप से शादी बिल्कुल भी नहीं करनी थी। खैर उसके लिए यही अच्छा था कि गोविंद उससे हमेशा दूर ही रहता था और सिर्फ अपने बेटे हरि की जिम्मेदारी उसके सर पर डाली थी। वह उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही थी। सोते-जागते बाथरूम में बंद होकर ड्रेसिंग टेबल के उस पार गोविंद उसके होठों को सूखते देख गहरी सांस भर लेता था।
वह आखिर अपने अंदर मचलते हुए दिल को कैसे समझाता। सब कुछ अजीब-सा हो गया था और न जाने ज़िंदगी कब वापस अपने रास्ते पर आती। प्यारा-सा बच्चा हरी अब करीब 4 साल का हो गया था, बिल्कुल अपने पिता जैसा दिखता था। वह बच्चा दूसरा गोविंद था। उसे अपने कमरे में दाखिल होते देखकर चमकती हुई आँखों के साथ खड़ा हो चुका था। फिर वो हुआ था जो चंदा ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। वह बच्चा अपने नन्हे-नन्हे कदमों से भागते हुए जाकर उसकी टाँगों से लिपट गया था। मम्मी मम्मी कहता हुआ नन्हे-नन्हे हाथों से उसे थामते हुए हरी अपने प्यारे-प्यारे होठों से उसके होठों को चूम रहा था। तोतली शब्द निकाल चुका था, वह तो जहाँ की तहाँ बिल्कुल सुन रह गई थी। उसके पीछे आता गोविंद अपनी जगह पर रुक सा गया था। दिल एक पल के लिए धड़कना भूल चुका था। जिस चीज़ का डर था वही हो रहा था, मगर वह उस चीज़ को रोक भी नहीं सकता था। तभी चंदा झुकते ही उस प्यारे से बच्चे को उठाकर अपने बाजुओं में भर लिया करती थी। उसके नन्हे-नन्हे गालों को चूमते हुए उसे अपने अंदर भींच लिया करती थी, मानो जैसे बाहर आ गई हो। अपनी पहली शादी में औलाद का सुख नहीं देख पाई थी, मगर ये बच्चा अपने अंदर न जाने कैसी कशिश लिए बैठा था कि पहले ही नज़र में उसे देखते ही चंदा का दिल उसके लिए मचल उठा था। प्यारा सा बच्चा हल्की आवाज़ और तोतली जुबान में उसे बुलाता हुआ मुस्कुराया करता था। वह उस बच्चे को देखते ही रह गई थी। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे उसने अपनी ही औलाद को थाम लिया हो। हरी मुस्कुराते हुए चंदा के जिस्म से लिपट चुका था। पहली बार बच्चे का यूँ लिपटना उसे अलग ही एहसास करवा रहा था। उसे भी महसूस हो रहा था, मगर वो बच्चा था, उसे क्या मालूम शायद वह भी माँ के प्यार के लिए तरस रहा था और अब जब उसे कोई औरत दिखाई दी थी, तो वह यूँ ही अपनी माँ समझते हुए उससे लिपट गया था। छोटा-सा बच्चा क्या जानता था, मुस्कुराते हुए वह सोचती चली गई, जबकि गोविंद उन दोनों के ठीक पीछे मौजूद लाल आँखों से उन दोनों को देखता रह गया, अपने हाथों की मुट्ठियाँ बंद करते हुए, अपने सुन्न पड़े चेहरे पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक ही झटके में आगे बढ़ते हुए वह हरी को उसके बाजुओं से भर चुका था। तुम जाकर उसके लिए दूध बना दो। ठहरे हुए शब्दों में बोलता गोविंद उसे लिए बिस्तर की तरफ बढ़ गया था। उसकी आंखें शब्दों से नम पड़ गई थी, जबकि हरी तो अपनी उस माँ से अलग होने पर अपनी आंखें मटकाते हुए रोने की कोशिश कर रहा था, जिस पर गोविंद झुंझलाते हुए उसे देखते चला गया। हरी चुप हो जाओ, देखो पापा आ गए हैं ना। उसे चुप करवाने की हालत में बिजी गोविंद झुंझलाहट महसूस कर रहा था। चंदा बच्चे का बिलखता देखते हुए अपने ऊपर सब्र किए हुए थी, मगर ज्यादा देर ये सब्र टिक न सका था। जब एक ही झटके में आगे बढ़ते हुए गोविंद के गोद से हरि को बहुत ही आराम से लेते हुए वह उसे अपने सीने से चिपका चुकी थी। बस मेरा बच्चा, माँ आ गई है ना, अब आपको रोने की कोई जरूरत नहीं। हल्का हल्का सा उसे थपथपाते हुए यहाँ से वहां टहलने लगी। हरी को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। रोता हुआ हरी उसकी गोद में आते ही जल्दी से चुप हो चुका था। उसकी गर्दन में मुंह छुपाए गहरी-गहरी सांसें भरते हुए उसकी आंखों के आंसू भी काफी हद तक थम चुके थे, जिसे देखते हुए गोविंद अपने हाथों की मुट्ठियां भींच कर रह गया। अपना गला सुखाते हुए वो उन दोनों को देखते रह गया था। बेबसी से वो अपने बेटे को नहीं समझ सका। वह अपने दिल को भी नहीं समझ सका था। तभी उठते हुए चुपचाप वहां से उठकर अपने बेटे के लिए दूध तैयार करने लगा। हरी की माँ अगर उसे संभाल रही थी, तो हरी के पिता का भी तो यही फर्ज बनता था कि उसकी सेवा में जुट जाए। जबकि चंदा तो चुपचाप उन दोनों बाप बेटे को देखती चली जा रही थी, जिसके तेवर बदलते दिखाई दे रहे थे। दूध पीते ही हरी कुछ ही देर में सो चुका था। चंदा तो उसके साथ ही बेड पर मौजूद उसे चुप करवाते हुए मोहब्बत भरी नजरों से देख रही थी, जिस पर गोविंद सोफे पर बैठा हुआ झुंझलाया दिखाई दे रहा था। अब वह सो गया। उठो, सोने के लिए कमरे में जाओ। झुंझलाती हुई उसके आवाज पर जलती हुई चंदा अपने होंठ दोबारा कुचल कर रह गई। शायद गोविंद अपने बेटे को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाता था। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, मगर हरी रात को फिर से उठ गया तो ऐसा करते हैं, मैं यहीं रह जाती हूँ। जितना गोविंद ने उसे तंग किया था, कुछ तंग करने की बारी अब चंदा की भी तो बनती थी। तभी उसे और ज्यादा जलाते हुए वो बोली थी। बोलने के साथ साथ वो बिस्तर पर फैल भी चुकी थी, जिसे देखते हुए गोविंद की मुट्ठियां जोर से बंद हो गई थी। बिल्कुल भी नहीं, तुम उठो यहाँ से, जल्दी जाकर अपने कमरे में सो जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये बोलता हुआ वह वहां से उठ खड़ा हुआ, जबकि चंदा उसे देखते हुए अपने कंधे उचकाकर रह गई थी। ऐसा है तो ऐसा ही सही। वह चुपचाप उठते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी।
अपने कपड़े तो उसने पहले ही चेंज कर लिए थे, सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। उसे यूं सोता देखकर गोविंद अपने होंठ भींच कर रह गया था। अब आपके साथ क्या समस्या है? क्या अब हम आपके बिस्तर पर भी नहीं सो सकते? अगर ऐसा है तो अभी हरी के कमरे में चली जाती हूँ, हम वहां सो लेंगे, मगर हम सोफे पर नहीं सोने वाले। गंभीर शब्दों में बोलती हुई वे अपना मुंह पलट चुकी थी। गोविंद अपने होंठ भींच कर रह गया। वह उसे हरी के कमरे में तो बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकता था। तभी करवट भरते हुए आगे बढ़कर अपने साइड पर लेट चुका था। लाइट ऑफ कर दो, मुझे रोशनी में सोने की बिल्कुल भी आदत नहीं। गंभीर शब्दों में उसकी आवाज कमरे में उभरी थी, जिसे सुन गोविंद गहरी सांस भरते हुए अपने ऊपर काबू करके रह गया था। ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। लाइट ऑफ करते हुए वह सोने के लिए आंखें बंद कर चुका था, जबकि दिल में अभी भी कुछ कशिश डूबती हुई महसूस हो रही थी। सुबह उसकी आंख अपने आसपास मजबूती से बंधे हुए बाजू पर खुली थी। पलकें झपकाते हुए वो यहाँ-वहाँ देख ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसकी आंख खुल क्यों नहीं रही, मगर सामने ही जो मंजर था, उस पर नजर पड़ते ही एक पल के लिए उसे गंभीर चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखर चुकी थी। चंदा उसके कंधे पर सिर रखे हुए अपने जिस्म का आधा बोझ उसके ऊपर डाले बेफिक्री से सो रही थी। दूसरी तरफ हरी उसके चेहरे की तरफ अपनी बड़ी-बड़ी आंखों से देखते हुए मुस्कुरा रहा था। एक बाजू चंदा की कमर पर बंधा हुआ था, दूसरा बाजू हरी के गर्दन पर फैला हुआ था। दोनों को अपने बाजुओं में समेटे हुए उसके होंठ गहरी मुस्कान में ढीले पड़ गए थे। पापा की जान, सुबह-सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? मुस्कुराते हुए हरी से पूछते। वह उसके बालों में हाथ फेर चुका था, जबकि दूसरी नजर सोई हुई चंदा पर भी डाली थी। वह किस तरह खूबसूरत लग रही थी, ये कोई उससे पूछता। नींद में ही वह उसका दिल लूटती चली जा रही थी, जबकि गोविंद तो बस एकटक उसकी तरफ देखता ही चला जा रहा था। इसका दूसरा भाग बहुत दिलचस्प रहने वाला है। क्या गोविंद और चंदा एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से अनजान बने रहेंगे? इन दोनों के दिलों में तूफान है, लेकिन जुबान पर खामोशी। सवाल यही है, क्या ये दोनों कभी करीब आ पाएंगे या फिर यही दूरी हमेशा की किस्मत बनकर रह जाएगी? गोविंद की झिझक सिर्फ संकोच नहीं थी, वह टूटे भरोसे की परछाई थी जिसे उसकी पहली पत्नी छोड़ गई थी, वह भी 2 साल के मासूम बच्चे के साथ। और यही टीस उसे हर रिश्ते से डराती थी। आखिर वह क्यों गई थी? क्या गोविंद की चुप्पी उसकी सबसे बड़ी गलती थी, या फिर उसकी पत्नी का कोई छुपा हुआ सच था जिसे उसने कभी बताया ही नहीं था? क्या वह पहले से ही किसी और की थी, या हालात ने उसे मजबूर कर दिया था? और क्या गोविंद ने बिना सवाल किए खुद को ही दोषी मान लिया? चंदा, जो खुद विधवा होकर समाज की नज़रों से टूटी हुई थी, गोविंद की आंखों में वही दर्द देखती आई थी जो उसके अपने दिल में पल रहा था। फिर भी वो एक कदम आगे बढ़ाने से डरती थी, क्योंकि उसे लगता था कहीं वो किसी और की अधूरी कहानी में जबरदस्ती पूरी होने की कोशिश तो नहीं कर रही। वहां साथ बैठा हरी बार बार ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, बार बार नाकाम होते देखकर अब वो अपना निचला होंठ मोड़ते हुए रोने की तैयारी पकड़ चुका था, जिसे देखते हुए गोविंद बुखलाते हुए उसे थाम चुका था। अरे रोना नहीं चंपू, तुम्हारी माँ सो रही है, धीमी आवाज में बोलते हुए गोविंद अपने बेटे को चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, जो रोने की पूरी तैयारी में था, मगर अपने पिता का ध्यान अपनी तरफ होते देखकर कुछ देर के लिए अपना रोना छोड़ चुका था, जिसे देखकर गोविंद के होंठ मुस्कुराहट में ढीले पड़ गए थे। कुछ देर पहले जो फिक्रमंदी में उसके चेहरे पर छाया हुआ था, अब वो गायब हो चुका था। दूसरी नजर सोई चंदा पर डालते हुए अपने बाजू की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत कर चुका था। कुछ ही देर के बाद उसकी कांपती हुई पलकों को देखते हुए वह अपनी पकड़ चंदा की कमर से हल्की करते हुए छोड़ चुका था, जबकि पूरा ध्यान पूरी तरह से अपने ऊपर बैठे अपने बेटे हरी की तरफ था, जो अपने हाथों से नन्हे-नन्हे इशारे करते हुए कोई बात समझाने की कोशिश कर रहा था। अपनी आंखों को मलती हुई चंदा कुछ देर वहीं सूझबूझ खोती हालत में मौजूद अपनी हालत पर ध्यान दिए हुए लेटी थी, मगर हरी पर नजर पड़ते ही उसके होठ मुस्कुराहट में ढीले पड़ गए थे। मेरा बच्चा उठ गया क्या? आपको भूख लगी है? मुस्कुराते हुए पूछते हुए चंदा की नाजुक उंगलियों ने हरी के गालों को छुआ था। हरी, जो ये सब कुछ बड़ी गौर से देख रहा था, उसने वो प्यार अपने गालों पर महसूस किया था। बेकाबू होकर उसने अपने होंठ दबाते हुए हरी को देखा था। हरी ने दूध पी लिया है, अब उसे भूख नहीं लग रही। धीमी आवाज में बोलते हुए गोविंद ने चंदा को करंट सा खाकर पलटने पर मजबूर कर दिया।
गोविंद को अपने इतने नजदीक महसूस करते हुए उसकी जान तो गले में आ चुकी थी। तभी घबराते हुए वह अपने आप गोविंद से एक ही झटके में दूर करते हुए बिस्तर पर सीधी होकर बैठ गई थी। मगर बहुत जल्द उसे फिर से गोविंद की तरफ झुकना पड़ा था, क्योंकि हरी की मुट्ठी में चंदा के बाल बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे। अपना सूखा गला तर करते हुए वो कभी हरी, फिर गोविंद, फिर हरी को देखती चली जा रही थी। ये दोनों बाप बेटे उसकी जान हथेली में लिए बैठे थे। उनकी नन्ही सी जान उन दोनों में कहाँ आकर फंस गई थी। एक तो वह गोविंद के इस तरह के नजदीक आने पर उसके ऊपर ही बेफिक्री से सो रही थी। दूसरा ये हरी जो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी नरमी से उसकी मुट्ठी खोलते हुए अपने बालों को उसकी पकड़ से आजाद करवाकर वह झट से बिस्तर से नीचे उतरी और बाथरूम में बंद हो चुकी थी, जिस पर गोविंद अपने होंठ भींचते हुए दरवाजे की तरफ देखता रह गया था। नाश्ते की मेज पर सभी लोग बैठे हुए थे। चंदा का पूरा ध्यान हरी की तरफ ही था। उसे अपने हाथों से खाना खिलाती हुई वो भूल से भी अपनी नजरें गोविंद की तरफ नहीं उठा पा रही थी। वह उसके लिए काफी था। तभी वह अपनी नजरें जितना हो सके गोविंद से बचाने की भरपूर कोशिश में लगी हुई थी, जिसे महसूस करते हुए गोविंद हल्का हल्का सा मुस्कुरा रहा था। ये लड़की धीरे धीरे सही, मगर उसके दिल दिमाग पर सवार होती चली जा रही थी। क्या ये उसकी सूरत थी या नहीं, या कुछ और था? भला बेकाबू अपने दिमाग की नसों में ये बात उतारते हुए दिल से झुंझला गया था, जब सामने ही वो हरी को बड़ी तसल्ली से खाना खिलाते हुए देख रहा था और अपने खाने की तरफ ध्यान दे चुका था। हरी का ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द काम से लौट आऊंगा। मुझे हरी के मामले में कोई भी शिकायत और कोताही नहीं मिलनी चाहिए। और धीमे शब्दों में बोलता अब अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। चंदा तो अपने होंठ बीच कर रह गई थी, जैसे वो कोई जल्लाद हो जो उसके जाने के बाद हरी को कच्चा चबा जाएगी। दिल में बड़बड़ाते हुए वह हरी की तरफ ध्यान देती रह गई, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही देख रहा था। मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है ना? पापा की बातों में मत आना, ठीक है? हम दोनों मिलकर सारा दिन मस्ती करेंगे, खाना खाएंगे, टीवी देखेंगे, और आपके पापा सारा दिन ऑफिस में काम करेंगे, ताकि वह हमारे खाने के लिए बहुत सारी चीजें ला सके। धीमी आवाज में उससे बात करती हुई चंदा ने वो पीछे आते हुए गोविंद को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है बाबा, काम करके पैसा कमाएंगे, बस तुम दोनों हमेशा मुस्कुराते रहना। गंभीर शब्दों में बोलते हुए गोविंदा झुकते हुए हरि के गाल पर चूमता चला गया था, जबकि उसे अपने इतने करीब आते हुए महसूस करते ही चंदा की सांसें तो गले में ही अटक चुकी थी। उसके परफ्यूम की खुशबू पास फैलते हुए चंदा के अंदर उतरती चली गई थी, जिस पर वह लाल पड़ते हुए अपना चेहरा हरि की तरफ मोड़ चुकी थी, जिसे देखते हुए हरि भी उसे गले लगाते हुए उसका चेहरा थपथपा चुका था। मगर ये गोविंद जो उसके लाल पड़ते हुए कान कैसे नहीं देख पाया था, तभी मुस्कुराते हुए पीछे हट चुका था। अपना ख्याल रखना, ये कहते हुए जाते हुए उसने हरि को कहा था, या फिर चंदा से। वे दोनों ही इशारों से सामने जाते गोविंद की तरफ देखते रह गए थे। ऑफिस से लौटते वे अपने कमरे की तरफ कोई खूबसूरत सा नजारा देखने के लिए बढ़ा था, मगर सामने ही खाली कमरे को मुंह चिढ़ाता देखकर उसका दिमाग झुंझलाकर रह गया था। तभी बड़ी हड़बड़ी में आगे बढ़ते हुए कपड़े चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया था। कुछ ही देर के बाद कमरे से बाहर निकलते हुए पूरे घर में घूमते हुए उन दोनों माँ बेटे को ढूंढना चाहता था, मगर उसे वे दोनों कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। शाम का वक्त था, सूरज ढलता हुआ महसूस हो रहा था। अब हरी के कमरे का दरवाजा खोलते ही उसके सिर पर आसमान गिर पड़ा था, क्योंकि वे दोनों हरी के पूरे कमरे में खिलौने बिखेरे हुए मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ खेलने में बिजी थे। यहाँ वहाँ भागते हुए खिलौने पूरे कमरे में बिखर चुके थे, जबकि हरी ठहाके लगाते हुए आगे भागता चला जा रहा था, जिसके पीछे पीछे चंदा भी उसे पकड़ने के लिए भाग रही थी। दरवाजा खोलते ही वे दोनों एक सेकंड के लिए बिल्कुल जम से गए हों, मगर फिर से अपने खेल में ध्यान देते हुए गोविंद को नजरअंदाज कर चुके थे, जिसे महसूस करते हुए गोविंद की मुट्ठियां गुस्से से बंद हो गई थी। ये दोनों तो उसे कुछ समझ ही नहीं रहे थे। सीरियसली बेबसी से वह दोनों को देखते हुए बस सोचता चला गया था। अभी वह 2 कदम चलकर आगे ही आया था कि उसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे थे, क्योंकि हरी के खिलौने पर फिसलते हुए गोविंद अपने पूरे दम से फर्श पर बैठ गया था। उसके सामने खेलते हुए उन दोनों की हंसी छूट गई थी। वे दोनों हंस हंस कर लोटपोट हो गए थे। गोविंद की तरफ हाथ करके ठहाका लगाए जा रहे थे, जिन्हें देखकर गोविंद का चेहरा बेकाबू सुर्ख लाल पड़ गया था। मतलब मेरी ही बिल्ली मुझसे ही मियाऊं। तभी एक झटके से आगे बढ़ते हुए उसने दोनों को ही एक बार में दबोचने की कोशिश की थी,
जिससे वे दोनों भाग निकले थे। आसपास भागते और जोर से ठहाके लगाते चले जा रहे थे। तुम दोनों रुक जाओ, एक बार बस मेरे हाथ लगने दो, देखो तुम दोनों की मैं कैसी चटनी बनाता हूँ। अपने दांत पीसते हुए वो उन दोनों की तरफ देखते चला गया, जो भागते हुए उससे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी 2 कदमों के वार में ही हरि को अपने बाजुओं में दबोच चुका था। हरि को यूं पकड़े जाते हुए देखकर चंदा पलटते हुए बेबसी से उसकी तरफ देख रही थी। वो जैसे आंखों ही आंखों में हरि को चकमा देने को कह रही थी। यूं उसके पकड़े जाने पर अब जब हरि अपने आप को नहीं बचा पाया, तो खुद को भी उसके सामने सरेंडर कर चुकी थी। चलते हुए उसके सामने आकर रुक गई थी, जो गुस्से की निगाहों से उसे ही देखे जा रहा था। हंसे क्यों तुम दोनों मुझ पर? गंभीर शब्दों में बोलता हुआ उन दोनों को घूर कर देख रहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमने कभी इस तरह किसी को इतने जोर से गिरते हुए नहीं देखा, तो बस इसलिए हंसी निकल गई। अपने होठों को दबाते हुए बहुत कोशिश कर रही थी कि उसकी फिर से हंसी ना निकले, मगर उस मंजर को याद करते हुए वो बार बार उसके होठों से हंसी ही निकल रही थी। बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पाई थी। हरि के सफेद चमकते हुए दांतों पर नजर पड़ते ही बेकाबू उसका कंट्रोल टूटकर फिर से हंसी में बदल गया था, जिसे देखते हुए गोविंद अपने दांतों को कुचलते हुए रह गया था। आज तो ये दोनों माँ बेटा उसे बहुत ज्यादा तंग कर चुके थे, मगर सामने भी गोविंद था, जो उन दोनों को एक ही झटके में अपने बाजुओं में समेट चुका था। अब दोनों ही उसके कैद में आकर फड़फड़ाते अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। अब दोनों को ही घूरती हुई नजरों से देख रहा था। अच्छा सॉरी, अब आपके ऊपर हम दोनों कभी नहीं हंसेंगे, मगर आप भी ये देखो ना, अगली बार देख कर चलना। आज तो खिलौना था तो आप थोड़ा बहुत बच गए थे, अगली बार अगर अकेले फिसले तो आपकी खैर नहीं। गंभीर होते हुए अपनी हंसी को पूरे तरीके से काबू में करते हुए बोलती चंदा फिर से ये मंजर सोचकर लोटपोट होते हुए हंस पड़ी थी, जबकि उसकी लाल पड़ती हुई रंगत को देखते गोविंद के होंठ मुस्कुराहट में ढीले पड़ गए थे। दूसरी नजर अपनी गोद में बैठे हुए हरि की तरफ गई, जो अपनी माँ को यूं हंसते हुए देखकर और ज्यादा ठहाके लगाते हुए हंस रहा था। गोविंद की दुनिया तो बस यहीं तक रुक गई थी। वह बस उन दोनों को चुपचाप देखते चले जा रहा था। गोविंद, क्या हम आपसे एक बात पूछ सकते हैं? ये पहली बार था जब सामने से उसे बराबरी से बात करते हुए कुछ पूछना चाहती थी, जिसे महसूस करते हुए गोविंद देवता की तरह उसकी तरफ देखते हुए पूरा ध्यान दे चुका था। हरि को वो उसके कमरे में सुलाकर अपने कमरे में वापस आए, तो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होकर अपने होठों पर उंगलियां फेरते हुए कुछ सोचते हुए चंदा ने गोविंद से बात की थी। तुम्हें मुझसे क्या पूछना है? चमकती हुई आंखों से सामने मौजूद चंदा को देखते हुए वो उससे बात कर रहा था, जबकि चंदा कुछ देर उसके चेहरे को देखते हुए अपने होठों को चबा गई थी, मगर फिर अपने शक को देखते हुए अपना गला साफ करते हुए उसकी तरफ देखने लगी थी। वह हम पूछना चाह रहे थे कि हरि की माँ कौन है? वह ये कहते वक्त थोड़ा सा झिझकते हुए पूछ बैठी थी, जिसने गोविंद को अपने होंठ बंद करने पर मजबूर कर दिया था। पल पल उसकी आंखों में उतरती हुई लाल आंखों से देखते हुए बेकाबू चंदा को अपना गलत सवाल पूछने पर पछतावा हो रहा था। अपनी आंखें गंभीरता से बंद करते हुए वह दिल ही दिल में खुद को बहुत कंट्रोल कर रही थी। अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं देना है तो कोई बात नहीं, हमने तो वैसे ही पूछ लिया था। अगर आपको हमारी बात बुरी लगी है तो उसके लिए सॉरी। अपने होठों को चबाते हुए उसके पल पल सुर्ख पड़ते हुए चेहरे को देखते हुए वो चुप हो गई थी। गोविंद अपनी लाल आंखों के साथ बिस्तर के पास खड़ा हुआ था। मुझे कुछ काम है, तुम सो जाओ, गंभीर शब्दों में बोलता हुआ अपने भारी भरकम कदमों के साथ बाहर निकलता चला गया था। चंदा बेकाबू शर्माकर रह गई थी। उसे क्या जरूरत थी भला गोविंद से ये सवाल पूछने की? अब जो बीते हुए कल थे वो बीत चुके थे। उसे भविष्य में जीना चाहिए था, मगर न जाने क्यों उसकी ये शक भरी तबीयत उसे सताए जा रही थी। कुछ ही देर पहले वह सोने की तैयारी करते हुए लेटने वाले थे, मगर अब उसका सवाल सुनते ही वह सख्त ठंड में भी बाहर निकल गया। न जाने वह अब कहाँ जाकर रहेगा। बेकाबू गोविंद के बारे में सोचती चली गई। ना चाहते हुए भी उसकी सोचों का दायरा बढ़ता ही चला गया। बेशक उन दोनों को स्वीकार करके ही ये शादी करके वह इस घर में आई थी, मगर अब धीरे धीरे उनके साथ वक्त बिताते हुए उनके ही बारे में सोचकर अपने कामों को करने लगी थी। अब इसके अंदर बहुत बदलाव आया था। अगली सुबह न जाने वह किस वक्त कमरे में आया था, बराबर रात को उसका इंतजार करते हुए। चंदा की आंख लग चुकी थी। जब सुबह उसकी आंख खुली तो बिस्तर की दूसरी साइड खाली थी। जब से वह शादी करके आई थी ये पहली बार था कि गोविंद उसके जागने से पहले ही वहां से उठ चुका था।
आखिरकार चंदा अपनी आंखें बंद किए हुए एक बार फिर से वह सवाल पूछने पर खुद को रोक नहीं पाई थी। ड्रेसिंग रूम से आने वाली खटपट की आवाज पर अपने चेहरे का मुंह उस तरफ मोड़ गई थी जहां वह आदमी खड़ा होकर तैयार होकर बाहर निकल रहा था। तभी उसकी नजर बेकाबू घड़ी की तरफ पड़ी जहां घड़ी 6 बजा रही थी। इतनी जल्दी? आखिर उसके होठों से ये दो शब्द निकले थे, मगर उस पर वह अपने होठों को दबाकर गोविंद की आंखों को देख गई थी जो रात की चुगली करने जा रही थी। असल में मेरी एक मीटिंग है, तो मुझे वहीं अटेंड करने के लिए सुबह सुबह ही जाना पड़ेगा। आराम से उठना, हरी को देख लेना और नाश्ता कर लेना। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। गंभीर शब्दों में बोलते हुए अपनी भारी कदम लिए वहां से निकलता चला गया। चंदा अपने होठों को चबाते हुए परेशानी से उसके तरफ देखती चली गई। ऐसा अंदाजा तो गोविंद का उस वक्त था जब वो नई नई शादी करके उसके घर में आई थी। उसके घर में तो गोविंद उसके साथ और हरी के साथ मुस्कुराने लगा था। अब लगता था फिर उसने अपने ऊपर वही खोल चढ़ा लिया था। अजीब से दिन बीतने लगे थे। गोविंद फिर से अपने उसी खोल में सिमट कर रह गया था। हरी के साथ वह ऐसा ही था जैसा वह शुरू दिन से देखती आ रही थी, मगर चंदा के साथ हालात कुछ रूखे से हो गए थे, जिसको वह दोनों ही महसूस कर रहे थे, मगर दोनों ही उस चीज को खुद से निकाल पाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। काफी बार गोविंद से बात करने की कोशिश की, मगर जैसे ही चंदा कोई बात करने की कोशिश करती, गोविंद कोई न कोई बहाना करते हुए वहां से उठकर चला जाता, जिस पर उसकी बात अधूरी रह जाती थी। उसे महसूस हो रहा था कि गोविंद उसे किसी बात से बचने की कोशिश कर रहा है। शायद उसकी पहली पत्नी की बात थी जो उसे बताना ही नहीं चाहता था। गोविंद, हमें आपसे बात करनी है, गंभीर शब्दों में बोलती हुई 2 कदम चलते उसके तरफ आई, जो अभी अभी ऑफिस से लौटा ही था। फ्रेश होने के बाद बाथरूम की तरफ बढ़ रहा था। उसकी बात सुनने के लिए अपने होंठ भींच कर रुकते हुए उसकी तरफ देखने लगा। गोविंद, हम जानते हैं कि हमें आपसे पूछना नहीं चाहिए, मगर अब हम पूछ कर ही रहेंगे। आपको भी समझ जाना चाहिए जो बीते हुए कल थे वो बीत चुके हैं। अब उस बात के लिए इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? अगर आप हमें नहीं बताना चाहते तो हम दोबारा नहीं पूछेंगे, मगर दोबारा से यूं अनजान तो मत बनो। यूं हरी से दूर रहने पर वह बहुत ज्यादा अपसेट है। अगर आप अभी भी ऐसे ही रहोगे तो हम दोनों को भी बहुत हर्ट करोगे। गंभीर शब्दों से अपनी उंगलियां मोड़कर कहती हुई उसके तरफ देखती चली गई, जो चंदा की बात पर अपने होठों को चबाते हुए दूसरी तरफ देखने लगा था। ऐसी बात नहीं है। मैं अपने बीते हुए कल को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अभी भी उसी कल में ही जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैंने तुमसे शादी की है, मगर अभी उस टॉपिक पर डिस्कस करने की मुझ में हिम्मत नहीं। मुझे कुछ वक्त दे दो। मैं अभी उस समस्या से अपने आप को नहीं निकाल पाया हूँ कि उसके बारे में मैं तुमसे बात कर सकूं। मैं अभी मेंटली डिस्टर्ब हूँ। गंभीरता से धीमे शब्दों में बोलते हुए आगे बाथरूम में बंद हो चुका था। पीछे चंदा अपनी उंगलियों को मसलते हुए उसके तरफ देखने लगी थी। अच्छी बात है, वे हमसे नाराज नहीं, मगर ऐसी भी क्या बात हो सकती थी जो हमें कुछ बताना ही नहीं चाहते। गुस्से से सोते हुए अपने पैरों को पटकते हुए वापस पलट चुकी थी। कभी न कभी तो गोविंद को बताना ही पड़ेगा, तब उसे भी मालूम हो जाएगा। सोचते हुए वे हल्का सा मुस्कुरा दी। चंदा कमरे में दाखिल हो चुकी थी। चलो हरी, आज पापा को सरप्राइज देने के लिए उनके ऑफिस चलते हैं। मुस्कुराते हुए बोलती हरी को अपनी गोद में उठाए हुए बाहर की तरफ बढ़ गई थी। कार के सामने ठहरते हुए वह ड्राइवर को गोविंद के ऑफिस का पता दे चुकी थी। मुस्कुराते हुए हरी को अपनी गोद में उठाए हुए वह साथ ही गोविंद के लिए खाना भी बनाए हुए थी। साथ में बैठकर वे दोनों सुकून से खाते। हरी गोविंद को बहुत मिस कर रहा था। आजकल गोविंद इतना बिजी रहने लगा था कि उसे वक्त ही नहीं देता था। तभी आज उसने ये प्लान बनाया था, गोविंद और हरी को खुश कर सके, गोविंद के साथ अपनी बढ़ती हुई दूरियों को भी कम कर सके। गोविंद, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। उसके शब्द उसके मुंह में ही दम तोड़ गए थे, क्योंकि सामने जो मंजर उसे दिखाई दे रहा था वह बर्दाश्त करने वाला नहीं था, ना ही विश्वास करने वाला था। गोविंद अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि छोटे बालों वाली एक औरत आधे अधूरे अजीब से कपड़े पहने हुए उसके ऊपर झुकी हुई थी। अपने दोनों हाथ उसके सीने पर जमाए हुए थी। उसके आवाज देने पर वे दोनों करंट खाकर उसके तरफ पलटे थे, जहां चंदा हरी को बाजुओं में थामे हुए हैरानी से जमी हुई थी। बड़ी बड़ी आंखें उन दोनों को ही देख रही थी। गोविंद की आंखों में एक पल के लिए डर समा गया था। तभी अपने ऊपर झुकी उस औरत को एकदम खुद से झटकते हुए वह झटके से सीधा खड़ा हुआ। चंदा, मेरी बात सुनने की कोशिश करो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जैसा तुम समझ रही हो। उसका दिल बेकाबू धड़क रहा था। उसकी बात को लेकर कहीं सामने ठहरी हुई उसकी पत्नी उसको गलत ना समझ ले। अभी वो 2 कदम चंदा की तरफ बढ़ा ही था, जब वो बड़े आश्चर्य से अपने कदमों को पीछे ले गई थी। उसकी सूनी आंखों में आश्चर्य था। गोविंद, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? फटी-फटी आवाज में उसके शब्द बिल्कुल थमे थे। गोविंद अपने होंठ भींचकर रह गया था, मगर हैरानी तब हुई जब वो लड़की उसके तरफ पलटी। चंदा हैरानी से आंखें खोले हुए उस औरत को देखती चली गई जो मुस्कुराते हुए चंदा और हरी के तरफ ध्यान दे रही थी। वह हूबहू चंदा की कार्बन कॉपी थी, बिल्कुल उसके नैन नेक्स चुराए हुए थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि वहां चंदा ही खड़ी है, बस सिर्फ उसके हुलिया का फर्क था। उसके कपड़े बिल्कुल बेहुदा और छोटे-छोटे थे। ये कौन है? उसके शब्द गले में ही दम तोड़ गए थे जब वह औरत मुस्कुराते हुए चंदा के करीब आई। मेरा नाम पायल है। मैं हरी को जन्म देने वाली उसकी अपनी माँ हूँ और गोविंद की ब्याहता पत्नी हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोलते उसने उसे बिल्कुल आश्चर्य में डाल दिया था। मेरी बात सुनो चंदा, ये मुझसे डिवोर्स ले चुकी है और हरी को भी इसने मुझे सौंप दिया है। गंभीरता से कहता हुआ, अपने शब्दों को काबू में रखता हुआ सामने खड़ी अपनी पहली पत्नी पर जलती हुई निगाह डाली, जो उसके इज्जत को पहले ही मिट्टी में मिला चुकी थी। चंदा उन दोनों को आश्चर्य से देखती हैरान हो रही थी। वह दोनों उसके सामने ही उसकी आंखों में धूल झोंक रहे थे और दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। डिवोर्स ली हुई ये औरत उसके पति पर डोरे डालने की कोशिश कर रही थी और उसका पति उस औरत को डिवोर्स देकर भी उसे अपने सामने रंगरलियां मनाते हुए देख रही थी। क्या इन दोनों को जरा सी भी शर्म नहीं थी? बेकाबू सोचते हुए उसका दिल दुख गया था। तभी हरी को हाथों में मजबूती से थामे हुए वह वापस उस ऑफिस से बाहर निकल चुकी थी। गोविंद लपकते हुए उसकी तरफ भागा था। इससे पहले कि वह दरवाजे को पार करता, पायल ने उसका हाथ थामे उदास आंखों से उसे देखती चली गई। गोविंद, जाने दो उसे, अब मैं आ गई हूँ तो उसकी जरूरत नहीं। गंभीरता से बोलती वह हल्का सा मुस्कुराई थी, जिस पर गोविंद अपने होंठ भींचते हुए उसके हाथ को झटक कर उसे दूर कर चुका था। मुझसे दूर रहो और दोबारा मेरे ऑफिस में तुम दिखाई मत देना, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा इसका खबर मुझे भी नहीं है। गंभीर शब्दों से एक एक शब्द चिल्लाता हुआ वहां से निकल गया, जबकि पायल दांत पीसते हुए उसे देखकर वहीं रुक गई। एक बेवकूफी की वजह से गोविंद से डिवोर्स ले चुकी थी, मगर अब बहुत पछता रही थी। गोविंद जैसे सोने की चिड़िया उसके हाथों से निकल चुकी थी, जबकि अपने बेटे हरि की कस्टडी भी उसे देते हुए अपने सारे संबंध उससे खत्म कर चुकी थी। अब वो दोबारा कैसे उस तक पलट कर जाती, बस ये सोचकर रह गई थी। चंदा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरा अब उससे कोई संबंध नहीं। मैं उसे डिवोर्स दे चुका हूँ। वह खुद मेरे ऑफिस में चले आई, मेरे सर पर सवार हो गई थी। उसके पीछे भागता हुआ उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर चंदा कुछ भी सोचे बिना बस आगे चलती जा रही थी। घर आते ही उसने हरि के कमरे में खुद को और हरि को बंद कर लिया था। हरि को दूध देकर सुला चुकी थी, जबकि वह अपने उसी कपड़ों पे बिस्तर पर हरि के पास ही बैठी हुई सोचते चली गई थी। जो सोच उसके दिमाग में चल रही थी वह उन दोनों को बर्बाद करने के लिए काफी थी। तभी वह दिमाग को सुकून देने की नाकाम कोशिश कर चुकी थी, मगर जो ऑफिस में मंजर देखा था वह किसी भी तरह उसकी आंखों से ओझल होने वाला नहीं था। आखिर क्यों गोविंद ने उसके साथ ऐसा किया था? वह तो नहीं आई थी उससे शादी करने के लिए, गोविंद ही गया था जो अपनी इज्जत रखने के लिए उससे शादी करना चाहता था। तो क्यों उसके साथ नरम व्यवहार रख रहा था, वैसा ही रहता जैसा वह अभी था, ताकि वह कम से कम उस पत्थर से कोई उम्मीद तो नहीं करती। उसके साथ इतने दिनों से रहते हुए गोविंद से उम्मीद बांध चुकी थी, मगर नहीं जानती थी ये सारी उम्मीद वह एक गलत इंसान से बांध रही थी, जो उसे बुरी तरह से तोड़कर रख देगा। बेकाबू आंखों को बंद किए हुए बहते आंसुओं के साथ वह सोचती चली गई थी। एक नजर पलटते हुए सो रहे अपने बेटे की तरफ डाल रही थी। वह मासूम था, वह सारी चालाकियों से बहुत दूर था, मगर न जाने क्यों हरि के चेहरे में उसे गोविंद का चेहरा दिखाई दे रहा था। इसका मतलब हरि पहले ही उसकी तरफ यूं खिंचा चला गया था क्योंकि उसका चेहरा उसकी अपनी माँ से हूबहू मिलती थी। ये ख्याल ही उसके लिए बहुत परेशान कर देने वाला था। जिस तरह मोहब्बत हरि को देती आई थी, वह तो अपनी माँ समझकर मुझसे बात करता था, मगर वह उसकी माँ नहीं थी। ये परेशानी, ये भारीपन, उसके जख्मों पर मरहम रखने वाला हरि अभी इन सब को सोचने और समझने से बिल्कुल नादान था। गोविंद, हमें तुमसे डिवोर्स चाहिए। वह बराबर चुप रहने के बाद
आज 1 हफ्ते के बाद उसने अपना मौन व्रत तोड़ दिया था, मगर जो शब्द उसके मुँह से निकले थे, गोविंद के दिल को छलनी-छलनी कर गए थे। वे जो उसके लिए अब एहसास महसूस करने लगा था, उस बात से अनजान चंदा इससे अब वो माँग कर रही थी, वह उसके लिए अब बदल रहा था। चंदा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मेरा उस लड़की से अब कोई संबंध नहीं। वह खुद ब खुद मेरे ऑफिस में घुस आई थी। मुझे एक बार समझाने का मौका तो दो। बस ये बोलता हुआ उसके दोनों हाथों को थामे उसके करीब बैठ गया था, जबकि चंदा किसी असर के बस सामने की तरफ देखती चली जा रही थी। बस ज्यादा बातें बनाने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। उसके लिए यही काफी था। वह इस घर में एक आया के तौर पर आई थी। हरि भी उसे तभी चाहता था क्योंकि उसकी माँ का चेहरा उसके चेहरे के साथ बिल्कुल मिलता था, जबकि गोविंद तो उसके चेहरे में अपनी पहली पत्नी का चेहरा ढूंढने लगा था। वह दोनों को इससे कोई फर्क नहीं था। वह उन दोनों के साथ रहते हुए उससे मोहब्बत की उम्मीद कैसे रख लेती। तभी वह इतना बड़ा फैसला ले गई थी। ये फैसला उसके लिए भी आसान नहीं था। विधवा हो जाना, अब डिवोर्स लेना। लोग उसको कैसी-कैसी बातें सुनाएंगे, मगर वह किसी की बातों का असर नहीं ले रही थी। वह सारी जिंदगी हरि की आंखों में अपनी माँ की परछाई नहीं देखना चाहती थी। तुमने मुझे पहली बार कब देखा था? जब तुम्हें मालूम हुआ कि मैं तुम्हारी पहली पत्नी की तरह दिखती हूँ? गंभीर शब्दों में बोलते हुए उसके शब्दों में कोई जज्बा मौजूद नहीं था, जबकि गोविंद थक हार कर अपना सिर हाथों में झुकाए हुए आंखें मीच गया। गौरी से शादी तय होने के बाद एक बार वहां आया था। तुम मुझसे पल्ला करती थी क्योंकि तुम विधवा थी। मैं तुम्हें देख नहीं पाया। बस एक बार गलती से तुम्हारी तस्वीर देख ली थी। तुम्हारे पति के साथ तुम्हारे घर में टंगी हुई थी। मैंने मजबूर होकर ये सब कुछ किया था। मैंने गौरी से शादी करने का बोला था ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूं। हाँ, मैं जानता हूँ ये मेरी गलती थी, लेकिन गौरी ने शादी एन टाइम पर भागकर मेरा काम और आसान कर दिया। पहले तुम्हें अपनी पत्नी की शक्ल मिलने की वजह से पहचानता था, मगर तुम विश्वास करो चंदा, जब से तुम आई हो मैं मुस्कुराने लगा हूँ। हरी जिसके लिए मैं फिक्र में रहता था, अब मैं उसके लिए तुम पर भरोसा करने लगा हूँ। मैंने जिंदगी में कभी किसी पर भरोसा नहीं किया, किसी के साथ हंस नहीं पाया। वे औरत जो खुद को मेरी पत्नी कहती है, पायल, वो मुझे एक अमीर आदमी के लिए छोड़कर चली गई थी और हम दोनों के प्यार की निशानी को, अपने बेटे को, मुझे सौंप दिया था। मैं उस वक्त बहुत बुरी हालत में था। मैं बस यही समझ पाया था कि मुझे मेरे बेटे के लिए एक माँ लानी है। मेरा विश्वास करो चंदा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। बेबसी से बोलता हुआ उसके हाथ को थामे अपना सिर ऊपर टिका चुका था, जबकि चंदा तो सुन कानों के साथ बस उसे देखती चली गई। ये सब कुछ एक चालाकी थी। तस्वीर में मुझे टंगा देखकर अपने शादी का फैसला कर लिया और उसमें तुमने गौरी को भी शामिल कर लिया। जबरदस्ती मुझसे शादी करना, ये सब कुछ एक चाल थी, गोविंद की चाल, जिसमें वो फंस कर रह गई थी। बेकाबू सोचते हुए खुद पर हंसी आ गई थी। वो कैसे इंसान के साथ दिल लगा बैठी थी। तुम खुदगर्ज हो गोविंद। तुम पहले भी खुदगर्ज थे और अब भी खुदगर्ज हो। तुमने हमारी मोहब्बत को रुस्वा कर दिया। बस तुमने मुझ में अपनी पत्नी को ही देखकर शादी की और हरी भी मुझे अपनी माँ की शक्ल समझकर ही मुझसे मोहब्बत करता है। मेरी अपनी कोई पहचान नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं कभी माफ नहीं करूंगी। गंभीर शब्दों में बोलते हुए उसके हाथ झटकते हुए अब खड़ी हो चुकी थी, जिस पर गोविंद तड़पते हुए फर्श पर उसके सामने दरवाजे पर बैठ गया था। मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हें बेहद चाहता हूँ। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ चंदा, मैं अपने बेटे की कसम खाकर कह सकता हूँ, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। जब तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैंने हर एक चीज को पीछे छोड़ दिया। मैंने पायल को पीछे छोड़कर तुम्हें अपनाया। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगा। तड़पते हुए शब्दों में बोलते गोविंद उसके आसपास अपने बाजुओं को जमा गया, जबकि चंदा हरी की कसम खाने पर सुन खड़ी उसे देखती रह गई। गोविंद की हालत को देखती रह गई थी। जिस तरह मोहब्बत वो हरी से करता था, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। अब गोविंद हरी की कसम खा रहा था, तो इसका मतलब था कि वह सच कह रहा था। तभी झुककर उससे उठती हुई उसकी आंखों में देखती चली गई। वादा करो उस पायल से कभी नहीं मिलोगे। वादा करो हरि को कभी उसकी माँ के बारे में सच नहीं बताओगे। वादा करो हरि की माँ मैं ही रहूंगी। वादा करो तुम्हारी ये मोहब्बत मेरे स्वीकार करने के बाद बदल तो नहीं जाएगी। धीमे शब्दों में उसकी आंखों में देखकर वादे लेते हुए
वह अपनी जिंदगी जीने के लिए एक और मौका दे रही थी। मैं वादा करता हूँ, मैं दिलो जान से वादा करता हूँ, मैं अपनी बात पर डटा रहूंगा। उसके दिल को कुछ सुकून सा मिला था। चंदा की बातें उसके तड़पते हुए जिस पर मरहम रख गई थी, जिसे महसूस करते हुए वो मुस्कुराते हुए उसे अपने बाजुओं में भर चुका था। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करने लगा हूँ चंदा, और हमेशा करूंगा। मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताने के लिए खुद में हिम्मत इकट्ठी कर रहा था। मैं चाहता था कि जब मैं तुम्हें पायल का सच बताऊं, उसके बाद ही तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करूं, मगर खुद में ये हिम्मत नहीं कर पाया था। आज मैं तुमसे वादा करता हूँ चंदा, गोविंद तुमसे बेहद मोहब्बत करता है और तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता है। क्या तुम अपना दिल मुझे सौंप दोगी? मुस्कुराते हुए बोलता बेकाबू उसके गर्दन को चूमने लगा था, जबकि मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपने बाजुओं के घेरा उसकी गर्दन पर बांधती हुई चंदा भी अपने आप को उसे सौंप चुकी थी, जो उसका पति था और जिस पर उसका पूरा अधिकार भी था। गोविंद ने उस दिन के बाद से चंदा को यह साबित कर दिया कि वह दुनिया में सबसे पहला इंसान है जो इतनी मोहब्बत करता है। वह चंदा के मुंह से निकलने से पहले उसकी हर चीज को पूरा कर दिया करता था। चंदा को भी महसूस होने लगा था कि चंदा के पहले पति से भी ज्यादा उससे मोहब्बत करता है। शायद उसके पहले पति का प्यार भगवान ने उसके अंदर डाल दिया था और उस मासूम बच्चे के लिए चंदा जैसी औरत का चुनाव किया था। चाहे समस्या कैसी भी थी, लेकिन भगवान ने इसका अंत बहुत अच्छा किया था। मासूम बच्चे को उसकी माँ से मिलवा दिया था और तड़पती हुई मोहब्बत करने वाली औरत को दोबारा से उसके पति से मिलवा दिया था। भगवान समय के साथ सब कुछ ठीक कर देते हैं। आज चंदा भी टूटकर गोविंद से मोहब्बत करने लगी थी। अब आप लोग बताइए, क्या चंदा ने गोविंद से शादी करके अच्छा किया या गलत? अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।